बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका और इस अमरीका में तारकीन वतन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जाकर उसे जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जी डंडा उठा लिया है और वो लोग जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते में हैं उनके लिए क्या पैगाम दिया गया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू और उन्होंने इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाया है। और अब ये अवामी असम्बली का एहतमाम किया जा रहा है। अडयाला के बाहर लगेगी अवामी असम्बली और करारदादें पास होंगी और आलिया हमजा का इसमें क्या किरदार है ये आपको बताएंगे। और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस को पार्टी के अंदर कौन हवा में उड़ा रहा है, इनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर ने अपने आप को हुक्म अज़ा, ये जो कैंपेन थी, इससे दूर क्यों किया और उनका क्या कहना है। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने 5 जजेस की दरखास्त को वापस किया। इतराजात जो लगाए गए, ये एक लतीफा है, ये भी आपको सुनाएंगे। और इमरान खान के एक सच्चे सिपाही को 7 साल की सजा, 2008 का ये मामला था और 17 बरस आपको लगे ये सजा सुनाने के लिए। ऐसा क्यों है और निज़ाम किस तरह से अदालतों को और अदालतों में बड़े से लेकर छोटे जज को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पेशावर जलसे के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। और ये पैगाम अलीमा खान के जरिए भेजा गया। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान ने 4 पैगाम भेजे। पहला पैगाम केस तोशाखाना 2 से मुतल्लिक है कि ये केस पिछले माह ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 समातों के बाद इस हफ्ते इस केस को खत्म कर दिया जाएगा और इमरान खान बरी हो जाएंगे। दूसरी चीज, पिछले हफ्ते तोशाखाना का जो गवाह पेश हुआ वो झूठा साबित हुआ। केस उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था और गवाह को 7 साल की कैद मिलनी चाहिए थी। इसके बावजूद जज साहब ये केस सुन रहे हैं। दूसरी चीज, इमरान खान को अखबार मिल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जो हाल है वो पढ़ा। इमरान खान भारत से क्रिकेट टीम मैच जिस तरह से हारी, इसके ऊपर बहुत ही रंजीदा हैं। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी जब तक चेयरमैन पीसीबी हैं, एक ही सूरत में पाकिस्तान जीत सकता है कि मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल साहब ओपनर जाएं, सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायद ईसा एम्पायर्स हों और सरफराज डोगर थर्ड एम्पायर हों तो पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। ये वही टीम थी जिसने अक्टूबर 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी। और ये तो खैर क्रिकेट का हाल है। खान साहब एक अजीम प्लेयर, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा क्रिकेटर आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। सर एक इज अ लेजेंड और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक भी है। और अगर आप इमरान खान से मशवरा करते तो जरूर एक बेहतर टीम, कम से कम हम इस महाज पे तो पाकिस्तान जीतता और हम दुनिया को और खासतौर पर इंडिया को इस महाज के ऊपर भी टक्कर देते। लेकिन एक सियासत है, सियासत टीम के अंदर भी और सियासत के जरिए जिनका क्रिकेट से सर कोई ताल्लुक नहीं है, जब आप टीम के अंदर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे। और फिर मेरी इतलात ये भी हैं कि सबसे ज्यादा जो टीम को नुकसान, एक तो गलत फैसले, वो तो आप कर ही रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन एक हार की शक्ल में हमें नजर आ गई, लेकिन एक सिफारशी कल्चर है। अब कल जिस तरह से जो बैटिंग ऑर्डर था और जो लोग टीम में शामिल किए गए, इससे पता ही लगता है कि ये सिफारिशें लेकर आए हैं और ये खुद नहीं खेलते, इनकी सिफारिशें खेल रही होती हैं। दूसरी जो चीज़ इमरान खान ने इस पैगाम में पाकिस्तान की आवाम और ख़ासतौर पर अपनी पार्टी के लोगों को कही है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म कर लेने हैं। अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर साहब को वाज़ेह हुक्म दे रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करो, आइंदा किसी से राब्ता ना किया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात करनी है तो मुझे आकर अडयाला जेल में करें। मैंने आपको कहा था ना कि ये जितने लोग भी पैगाम लेकर जाते हैं, डील ढील की बातें होती हैं। पिछले 1 बरस से मैं आपके सामने ये तमाम स्टोरीज जो है वो रख रहा हूं कि आपको क्या कैदी नंबर 804 की बैरक का नहीं पता वो किधर है और मुसलसल आपकी निगरानी है। अगर किसी ने डील करनी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय, अपने लोगों को भेजने की बजाय इमरान खान से जाकर डायरेक्ट बात करे कि खान साहब आपकी जरूरत है पाकिस्तान को और हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये करते क्या हैं, ये भी एक ट्रक की बत्ती जो पिछले 1.5 बरस से खान साहब की पार्टी को इन्होंने लगाया हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को इसके पीछे लगाया। वो क्या थी कि कुछ पाकिस्तान के खैर खाओं का टोला जाकर बात करेगा, कुछ डॉक्टर्स बात करेंगे, कुछ
पार्टी के लोग जाकर बात करेंगे और एक उम्मीद जगाई जाती है कि जनाब बात हो रही है, हम करीब आ रहे हैं और पेज जो है वो दोबारा से हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान बहुत जल्दी बाहर होंगे, इंतजाम किया जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो सर सवाल ये था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मालूम कि इमरान खान की बैरक कहाँ है, जाकर डायरेक्ट इमरान खान को से बात की जाए, पूछा जाए। अब इस अमल के अंदर लोगों ने इमरान खान को गलत रिपोर्ट्स दी और इस्टेब्लिशमेंट के सामने जाकर ये कुछ और कहते हैं। इससे नुकसान क्या हुआ कि आपका एतमाद, पाकिस्तान की आवाम का एतमाद आपके ऊपर खत्म हो गया। जब भी अली मीन गंडापुर के लिए 3-3 घंटे दरवाजे खोले जाते हैं तो लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज तो करेंगे, लोग उनसे पूछेंगे भी, और जितना ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब जा रहे हैं ना, इनकी अपनी जो वैल्यू है वो सिफर होती जा रही है, लोग अब आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि जिसने बात करनी है वो आए और मुझसे डायरेक्ट मेरे बैरक में आकर बात करे, आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। आजम सवाती साहब की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको याद होगा कि वो कहते थे कि खान साहब मैं बात करता हूं, आप इजाजत दें, तो इमरान खान ने बारहा उन्हें कहा कि आजम ये बात नहीं मानेंगे और तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो करके देख लो। तो आजम सवाती साहब कहां पर हैं? गायब हैं सर। तो हमारी जो खबरें खान साहब के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते वो एक एक ठीक साबित हो रही हैं, और इसमें जो सबसे अहम पहलू वो ये है कि जो बातें 1.5 बरस पहले आपके साथ हमने शेयर करना शुरू की, आज इमरान खान भी वही बातें कर रहे हैं कि किसी ने बात करनी है तो डायरेक्ट मेरे से बात करो। ये जो बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ और अली मीन गंडापुर हैं, इनके जरिए कोई राब्ता जो है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने एक और जो बात कही कि सऊदी अरब के साथ मुआहिदा होना खुश आइन बात है, सऊदी अरब हमारे लिए बहुत मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकामात की हिफाजत हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। तो भाईजान वो तमाम दोस्त जो पिछले 3 दिनों से ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया कि भाईजान आपको क्या मसला है, आप इस पे बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सियासत से बालातर होकर देखें, वो सरजमीन और वो खाना काबा जिसकी तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर इससे बड़ी सादत क्या होगी कि मदीने की गलियों में आप फिरें, नंगे पांव फिरें, रोज़े रसूल के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह के हुजूर उस खाना काबा के आगे काली चादर को पकड़ कर लिपट कर अपने गुनाहों की आप तौबा करें। इससे ज्यादा सादत की क्या बात हो सकती है? इंसान का दुनिया में क्या मकसद है? दौलत कमाना, नाम बनाना और आगे पीछे ताल्लुकात? सर ये मकसद तो नहीं है, या किसी की नुमाइंदगी करना या किसी के लिए तर्जुमानी करना। मकसद क्या है? इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया गया। ये खाना काबा के इर्द गिर्द जो आप चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं, जो सर झुकाते हैं, मकसद क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम सिर्फ उसी पाक जात के आगे सर झुकाएंगे। यही सर आपका 5 वक्त नमाज पढ़ना और इसका इकरार करना, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करके अपने गुनाहों की तौबा करना। आप क्या करते हैं? यही करते हैं ना। तो उस सरजमीन और उस खाना काबा की हिफाजत के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान भी अगर हमें करना पड़े तो हम करेंगे। तो इसे सियासत से बालातर होकर देखें। और सर ये कोई इस दौर में आप तमाम लोगों से नफरत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इस दौर की ये कहानी नहीं है। पाकिस्तान सर जब से बना है, पाकिस्तान ने हमेशा इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स के जरिए खाना काबा की हिफाजत की है और हम करते रहेंगे। तो आपने इसके तनाजुर में से नहीं देखना। आज तो इमरान खान ने भी कह दिया ना, जो हमारे दोस्त हैं वो इसको सियासत की नजर कर रहे थे। तो खान साहब क्या कह रहे हैं जरा गौर से दोबारा सुन लें। वो तमाम दोस्त जो ट्रोल कर रहे थे और जो समझ नहीं रहे, वो क्या अल्फाज हैं कि सऊदी अरब के साथ मुआहिदा करना खुशाइन बात है, सऊदी अरब हमारे लिए बहुत मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकामात की हिफाजत हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। लेकिन इस पे आपने मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी। इस हुकूमत को मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर इमरान खान की, पीपल्स पार्टी की या किसी डिक्टेटर की भी होती ना, जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, सर ये मुआहिदा होना ही था। फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि मुकद्दस मकामात की हिफाजत हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। अलीमा खान ने ये बातें कही है ना, तो ट्रोल निकलो और दो जवाब इस बात का कि जो बात आपको हम बता रहे थे, कह रहे थे कि आपने सियासत की ऐनक उतार कर और पीटीआई या फिर किसी जमात से आपकी वाबस्तगी इसको साइड पे रखकर, ये नेशनलिज्म की भी बात नहीं है, ये आपके ईमान का तकाजा है कि खाना काबा के ऊपर खुदा ना खास्ता हमला हो तो क्या आप कहेंगे कि जनाब ये हुकूमत का हम साथ नहीं देंगे? ये कैसे मुमकिन है? आज मस्जिद अक्सा के ऊपर हमले की बात होती है, मुख्तलिफ अहादीस से ये साबित किया जा रहा है कि यहाँ पर वो एक अपना अलग से टेम्पल बनाएंगे, तो क्या हम उसके खिलाफ बोलते नहीं? हम बोलते हैं। तो यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं है सर, यहाँ पे आपको अपने ईमान के साथ जोड़ना और उसकी तजदीद का एक सिलसिला है जिसे आप अपने आप को तोड़ नहीं सकते। और अगर आप तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली
गौर से सुनिएगा कि इमरान खान ने क्या कहा है कि मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि जो जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होते हैं वो कौम के हीरो हैं। आसिम लॉ के तहत झूठ पर मबनी केसेस में सजा सुनाने वाले जजेस को कहा कि ना तुम्हें तारीख माफ करेगी और ना ही पाकिस्तान की कौम कभी माफ करेगी। इमरान खान ने कहा कि पेशावर जलसे में शिरकत करें, जुल्म के खिलाफ जमहूरियत के लिए खड़े हों, आपकी जमहूरियत के साथ खड़े हों और आपकी आज़ादी के लिए है। तो इमरान खान का ये पैगाम था जो उन्होंने आज अडयाला जेल से दिया। और आपको ये भी खबर दें कि अब अडयाला के बाहर लगेगी अवामी असेंबली और अवाम इसे लीड करेगी। आज से कुछ माह पहले इमरान खान की तरफ से ये कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस आई कि अडयाला के बाहर केपी असेंबली के सेशंस का इनेकाद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली मीन गंडापुर ने अपने आप को इस पूरे इंस्ट्रक्शन से दूर कर लिया और फिर हमने पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू होती रही उससे ये पता चला कि कुछ लोग गिरफ्तारियों से डरते हैं और उनका ये ख्याल था कि अगर हम अडयाला की तरफ ऐसी असेंबली लगाने के लिए बढ़े तो हमें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस को पसे पुश डालकर अली मीन गंडापुर अपनी रवायती सियासत करते रहे और इमरान खान की जहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं मानी वहीं पर केपी असेंबली का इजलास भी मुनक्किद नहीं करवाया गया। इससे पहले भी आलिया हमजा मुतादिद दफा ये जो कोर कमेटी और सियासी कमेटी के अंदर ये प्रपोजल दे चुकी थी कि एक अवामी असम्बली जो है उसका इनेकाद किया जाए, केपी से लोग आए, पंजाब असम्बली के लोग आए, दीगर सूबों में जहां जहां भी इनके एमपीएस एमएनएस हैं, इन सबको अडयाला के बाहर इकट्ठा होना चाहिए ताकि एक प्रेशर बिल्टअप हो सके। लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह क़यादत कॉम्प्रोमाइज थी और उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल नहीं किया। अब खबर ये आ रही है कि कल जब इमरान खान की बहनों से और वकला से मुलाकात होगी तो इस मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत, अवाम और टिकट होल्डर्स, एमएनएस, एमपीएस, वकला, सिविल सोसाइटी के लोग, इन्हें अडयाला के बाहर पहुंचने का बाकायदा जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शंस जो वो दी गई हैं। प्लान के मुताबिक इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके खानदान के लोगों पर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, इस पूरे जुल्म के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। इसके साथ साथ सियासी क़यादत और कारकुनान को दी जाने वाली सजाओं के हवाले से भी करारदाद पेश होगी। सैलाब के हालात, किसानों के हालात और बढ़ती हुई महंगाई पर भी बात होगी और सेंट्रल पंजाब खुसूसन तमाम एमएनएस, एमपीज और टिकट होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के हमरा 20 साथियों को लेकर वहां पर पहुंचेंगे। तो ये सर कोई छोटी असेंबली नहीं है बल्कि एक बड़ी अवामी असेंबली का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी आलिया हमजा की ये जो प्रपोजल थी इसे मानने से इनकार किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं और जो उनके साथ डट के खड़े हैं, जिनका पार्टी के अंदर एक बड़ा ही मुस्बत किरदार है, वो लोग अपने प्लान्स और खान साहब के प्लान्स को इम्प्लीमेंट आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल का दिन एक इंतहाई अहम होगा। दूसरी तरफ रियासत क्या करेगी? हमेशा की तरह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और अब तक की इतलात ये है कि अलीमा खान को और खानदान के बाकी लोगों को इमरान खान से शायद मिलने की इजाजत ना दी जाए। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी सब कुछ हो चुका। लेकिन सवाल उन अदालतों से है जिनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। मुतअद्दिद जो एप्लीकेशंस हैं 50 के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, उसका कोई फॉलोअप नहीं है। अदालतें अहकामात जारी नहीं करती और नोटिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पिटिशनर्स हैं, खासतौर पे खान साहब के हवाले से जो दरखास्तें हैं, उनको टरखा दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि ये जो 45-50 के करीब दरखास्तें हैं, इनका फॉलोअप वकला लेने के बाद क्या रिपोर्ट देते हैं और फिर अवामी असम्बली का नतीजा क्या निकलेगा। एक बात याद रखिएगा कि अडयाला के बाहर जब भी अवाम निकली, अवाम आकर खड़ी हुई, तो आपके इर्द गिर्द क्या है? पुलिस है, आपके इर्द गिर्द एजेंसीज के लोग फिर रहे हैं जो आपकी तस्वीरें बनाते हैं और बाद में आपकी फाइलें तैयार करके आपका ताक़ुब किया जाता है। ये खौफ का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद लोग अडयाला के बाहर इकट्ठे होकर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। और आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिपाही, इनका गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वैसे ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमेशा से इमरान खान के साथ खड़े हुए और रियासत और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। मुल्तान से इनका ताल्लुक है जी, और जमशेद दस्ती के ऊपर जाली डिग्री केस के अंदर अब फैसला सुना दिया गया। इससे पहले इनको नाअहल किया गया चूंकि सीट छीनना मकसद था और सीट इन्होंने छीन ली। खबर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने जमशेद दस्ती को 7 साल की कैद सजा सुना दी है और जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का केस दायर कर रखा था। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से 7 साल की सजा सुनाई गई और जमशेद दस्ती को मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर सजा ये सुनाई गई है। जमशेद दस्ती ने 2008 में जाली सनद पर इलेक्शन में हिस्सा लिया
اور جعلی سند رکھنے پر الیکشن کمیشن نے استغاثہ دائر کیا ہوا تھا اور عدالت نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ دیکھیں اب 2008 کا یہ کیس ہے اور تقریباً 17-18 سال ہو گئے، اور 18-17 سالوں کے بعد ریاست اور عدالتیں اس بات کا فیصلہ کر رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہماری نمائندگی کر چکا، پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر چکا پارلیمان کے اندر، اور اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا۔ سر یہ 18 17 15 10 12 سالوں کے بعد جب ایسے کیسز کے اوپر فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اٹ سیلف یہ ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف کہ اتنے عرصے تک تم سوئے ہوئے تھے اور تمہیں اس وقت کیوں خیال نہیں آیا۔ اس وقت جمشید دستی کسی کی آنکھ کا تارا ہوگا اور سسٹم خاموش ہوگا۔ اگر یہ ڈگری واقعی جعلی تھی تو 2008 کے اندر اس وقت انہیں نااہل کیوں نہیں کیا گیا اور 7 سال کی سزا اس وقت سنانی تھی؟ لیکن نظام ہمارا جو انصاف کا ہے وہ سست روی کا شکار ہے اور اسے ہمیشہ کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ طارق محمود جہانگیری صاحب، آپ ہر حکومت کے ساتھ رہے، آپ پاکستان میں جتنے بھی لا آفیسرز جو بڑی بڑی کرسیاں ان کے اوپر بیٹھے جج بنے، جب تک وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہے تھے یا آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو ان کی ڈگری جعلی نہیں تھی، بلکہ ڈگری جو ہے اس کے اوپر کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ لیکن آج ان کی ڈگری جعلی اور ان کا بیانیہ جعلی ہے۔ ان کا اگر بس چلے تو یہ شناختی کارڈ بھی جعلی قرار دے دیں کہ جناب ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا بھارت سے تعلق تھا اور یہ پاکستان میں پاکستانی ہونے کی جعلی جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تو یہ سر ہمارا قانون ہے، اور 18 سال کے بعد ایک کیس کا فیصلہ آنا یہ اٹ سیلف ان لوگوں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا کوئی بھی حکم ہو، ان کی انسٹرکشن ہو، یا وہ جس طرح سے پارٹی کے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اسی طرح جماعت کے معاملات کو لے کر چلیں، تو ہمیں وہاں پر ہمیشہ کچھ لوگ رانگ نمبرز نظر آئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو، یہ جو مشن نور تھا، حکم ازاں، اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی ہم نے دیکھی، اس سے گوہر صاحب نے علیحدہ کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ بھی ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے، جب بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کو اس جو حکم ازاں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے بہت سارے میسیجز موصول ہوئے اور پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارا کوئی اس طرح کی ہماری کمپین نہیں ہے، اور بلکہ جن لوگوں نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا سوشل میڈیا پہ، ان کی طرف سے مجھے پیغامات موصول ہوئے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ عوام سے اس کا تعلق ہے۔ پاکستان کی عوام جس طرح سے اس حکومت کو برداشت کر رہی ہے، اور میں ایسے دوستوں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، انہوں نے بھی اذان دے کر اس حکومت کے خلاف، یعنی اپنے جن لوگوں کو یہ نسل در نسل ووٹ دیتے آئے ان کے خلاف بھی انہوں نے یہ حکم ازاں کی اس کیمپین میں شامل ہو کر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو بیسٹر گوہر نے ویسے تو اپنے آپ کو جی الگ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مشن نور کا شوشہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا ہے، پارٹی کا مشن نور سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یہ اس کو شوشہ کہنا یا اس طرح سے، میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تحریک انصاف کی بات درست ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا، اور جن دوستوں نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ کسی بھی ایک ایسے کام کو جو پاکستان میں ان لوگوں کے حوالے سے جو فسطائیت ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ اور بیرسٹر گوہر یہاں پہ عمران خان کی گفتگو کو باہر لا کر امانتاً صحیح انداز میں پیش نہیں کرتے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسا کام ہوا سوشل میڈیا پر اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا تھا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس سے جوڑا نہیں بلکہ توڑ لیا۔ آنے والے دنوں میں جی میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، اور اب تو خیر درخواستیں بھی چلی گئی ہیں، یہ کریں گے کیا؟ ایکس کے اوپر، عمران خان کے ایکس کے اوپر پابندی، تو شاید یہ لگوانے میں ناکام رہیں اور کامیابی شاید انہیں نہ ملے، لیکن دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں پورے میڈیا کو یہ کنٹرول کر لیں، یعنی بند کر کے۔ اچھا، میں نے نا اس حوالے سے اسلام آباد میں جو حکومت کی سائٹ سے کچھ لوگ ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو کیا آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں کیا کوئی ایسی پابندی لگ سکتی ہے، تو انہوں نے مجھے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میرے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو اس کو کھولنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جنگ کے بعد ہمیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے دوستوں کی ضرورت تھی، اور ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی اور بھارت کے خلاف جو جنگ تھی، لیکن جہاں تک جمہوریت کے حق میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ ہے،
तो आने वाले दिनों में हम इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करें। मैंने कहा आपका क्या कहने का मकसद है कि बतौर हथियार इस्तेमाल करें, आप बंद करें? उन्होंने कहा जी हमें पता ही चलता है कि कौन सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पाकिस्तान में कहां कहां से लोग ऑपरेट करते हैं। और उन्होंने हैरानगी का ये मकाम था मेरे लिए कि उन्होंने ये पिछले दिनों जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई ना कि 40 लाख के करीब अकाउंट्स और एट अ टाइम आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उन्होंने इसके साथ इसको नथी किया। उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कि कौन सा जो अकाउंट है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, तो हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमें पता होगा कि इनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। अगर हमने पूरा मीडिया या सोशल मीडिया बंद कर दिया तो शायद हमारे लिए आसान ना हो। तो ये इस एंगल में भी शहर इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता ये है कि अगर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को एक्स की तरफ से बंद नहीं किया जाता तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में पाबंदियां दोबारा से लगा दी जाएं। और इन पाबंदियों का इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आता है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट को पिछले कई माह से दबा दिया गया। जो उसका टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम में उसने आना था, वो नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे या फिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो यूरोपीय यूनियन या फिर कॉमनवेल्थ या अमेरिका वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो आपके साथ मिले हुए हैं। तो पाबंदी लगाएं। इंटरनेशनल माहौल आपने ऐसा बना लिया कि जहां से आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आना, तो आप अपने मुल्क के अंदर जो मर्जी करें। और फिर आपको ये भी खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सफेद बिल्डिंग से एक और स्याह फैसला, इतराजात लगाकर 5 जजेस की दरखास्त को वापस कर दिया गया। अगर आप गौर करें ना, जो इतराज लगा है ये बड़ा ही मुज़ाहिका खेज है। 5 जजेस की दरखास्त भी वापस की है और फिर मुस्तफा नवाज खोखर की जो 26वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दायर की थी उसको भी इन्होंने वापस कर दिया। इतराजात क्या लगाए गए जरा मुलाहिजा कीजिए। मुस्तफा नवाज खोखर की दरखास्त में ये कहा गया है कि अवामी अहमियत का क्या मामला है। ये दरखास्त में आपने कहीं नहीं बताया कि 26वीं तरमीम का अवाम से क्या ताल्लुक है। इनफरादी शिकायत को 184(3) के तहत नहीं दायर किया जा सकता, यानी इनफरादी नहीं बल्कि मजमुई होनी चाहिए थी। फिर 184(3) के तहत दरखास्त दायर करने पर मुतमईन नहीं किया गया कि वजूहात क्या हैं कि आप 184(3) का सहारा क्यों ले रहे हैं। फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एक दरखास्त में तरह तरह की इस्तदाएं की गई हैं, ये भी उन्होंने इतराज कर दिया है। अब तरह तरह से उनका क्या मुराद है कि आपने इसको भी टारगेट किया, उसको भी टारगेट किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा की थी, और वो क्या थी कि एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और पहले 26वीं तरमीम के हवाले से कोई बुनियादी फैसला आपको देना होगा। अब ये कहते हैं कि जो अवामी नोयत का मामला के भाईजान, पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के फजाइल पूरी कौम को आप लोगों ने जो पहुंचाए वो क्या थे कि पार्लिमान कोई भी कानून पास करेगी, चाहे वो अवाम के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसे कोई चैलेंज अदालत में जाकर नहीं कर सकता और कोई अदालत उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। इसकी मिसाल, जो बुनियादी मिसाल है कि अगर पार्लिमान आज के बाद एक कानून पास कर दे कि वडेरों के बेटे, सियासतदानों के बेटे, सिर्फ उन्हीं का जमहूरियत पर हक है और इन्हें बगैर मुकाबले के, बिला मुकाबला पार्लिमान में पहुंचाया जाएगा, तो इस कानून को आप कभी भी किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कहा जाएगा कि पार्लिमान और आपकी जो अदालतें हैं ये अलग अलग एंटिटीज हैं और एक दूसरे का एहतराम किया जाए और एक दूसरे की हद के अंदर आप नहीं जाएंगे। तो क्या इस कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो कहना ये जा रहे हैं। और इतराज उन्होंने ये उठाया कि अवामी नोयत के मामलात बताए जाएं। पाकिस्तान की पार्लिमान ने अब तक वो फैसले जो हमारे कौमी नोयत के थे, हमारे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन फैसलों और इन फैसलों के जरिए हमें परखा जाता है, तोला जाता है, इन फैसलों को आप पार्लिमान में लाने की जहमत नहीं करते और 26 करोड़ अवाम के फैसले कुछ मखसूस शख्सियात बैठकर बंद कमरों में कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि बताओ तो सही, उनसे इजाजत ली है। अंडरलाइन मैसेज यही था कि इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब आ जाते हैं 5 जजेस की दरखास्त जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दायर की, इसके ऊपर भी इतराज लगाकर वापस कर दिया गया है। इतराज क्या लगाया गया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जाती रंजिश की बुनियाद पर मफाद आमा के बुनियादी हकूक की शिक आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फकार मेहदी बनाम PIA केस जाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरखास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता। जिस दायरे अख्तियार को इस्तेमाल किया, इसके अज्जा नामुकम्मल होने पर दरखास्त को वापस किया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमेटी का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया है। और अब आपने इन तीनों खबरों को मिलाकर देखना है, डॉट से डॉट कनेक्ट करते जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक चौकी बन चुका है, जहां से सिर्फ उनके लिए इंसाफ,
उनको मिलेगा, मुयस्सर होगा पाकिस्तान की आवाम, और ऐसी दरखास्तें जिसमें इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, इसका ताल्लुक आइन के साथ हो, उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 5 जजेस को जो इन्होंने कहा कि जाती रंजिश, आप एक जज को काम करने से रोकते हैं, आपने कानून को फॉलो नहीं किया, और मास्टर ऑफ रोस्टर, और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो आपकी रूल्स हैं जिनको वजह करना जरूरी था, और आपने उन सबको बिल्डोज करते हुए कुछ मखसूस शख्सियात को इन कुर्सियों पर बैठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा ही जाता है कि आपका एक जज के साथ जाती रंजिश का मामला है, वो आपके लोगों को बुलाकर नोटिस करे, वो आपकी कारकर्दगी पर सवाल करे, वो आपके आईनी जो रोल है उसको चैलेंज करे और उस पर सवाल उठाए, तो आप ये कहते हैं कि जाती रंजिश है। पाकिस्तान में हमारे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जी इन लोगों ने जकड़ लिया है, और 184(3), 184(4), जो मर्जी आप ये आर्टिकल्स और जो मर्जी आप इसमें तौजीहात इस्तेमाल करें, मकसद सिर्फ एक है कि हमने इन 5 जजेस को किसी तरह कुचलना है और इनको रास्ते से हटाना है। तो सर 5 जजेस वकला कहाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है? मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये जो बैरिस्टर गौहर है ना, इनका किरदार क्या था? सर इनका किरदार ये था कि जब भी एक ऐसा महाज बन सकता है जहां से लोगों को आप लीड कर सकें, जहां पे इंसाफ और कानून की बात हो, जहां पर आप आवाम को एक रास्ता दिखा सकें और निजाम के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर सकें, ये भाग जाते हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब को ऐलान करना चाहिए था कि हम 5 जजेस के साथ खड़े हैं। वो शेर अफजल मरवत चला गया और उन्होंने कहा जी कि ये तारीखी मौका है और मैं आपके साथ पीछे चल सकता हूं, तो उन्होंने कहा जी मुतनाज़ हो जाएगा। तो अगर बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत जा सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं हुआ। अगर यहाँ पे फजलुर रहमान साहब किसी केस के हवाले से अदालत का रुख करते हैं तो तमाम जमातें उनका साथ देती हैं, वकला साथ खड़े हो जाते हैं, कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने अपने महाज पर इस तरह से लड़ेंगे ना, तो आपको आपकी मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का ये फार्मूला है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि ईमान मजारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी, एडवोकेट हादी अली चट्ठा के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने ये वारंट गिरफ्तारी जो है जारी की है। सर आपके अपने जजेस हैं, इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट को बहाना बनाई या कोई और, आप ये काम करते रहे हैं, और चाहे बड़ी अदालत हो, छोटी अदालत हो, हर जगह से दोस्तों इसी तरह की आपको आवाज जो है वो देखने को मिलेगी। मैं आखिर में आपको ये भी खबर दे दूं कि पेशावर जलसे की तैयारियां जी अपने अरूज पर हैं। अली मीन गंडापुर की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन जो मीना खान अफरीदी हैं उन्होंने जलसा का और बाकी इंतजामात को फाइनल शक्ल दी है, और जलसे की जो तैयारी है इसका जायजा लिया गया। व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आपसे कोशिश करेंगे कि रात को हम 11 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और तफसील से कुछ जो इश्यूज रह गए हैं, जो खबरें रह गई, इस पर बात हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।